Welcome students. Today we are going to study Physiology of Digestion Part 3 for BSc Part 2 students. हमने पहले गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा था. गैस्ट्रिक जूस का स्टमक में आने के 3 इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं, उनको एक बार देख लेते हैं. सबसे पहला फेज है सिफेलिक फेज. सिफेलिक फेज में क्या होगा कि जब हम भोजन के बारे में सोचते हैं या उसकी खुशबू आती है या उसका टेस्ट फील करते हैं तो हमारे ब्रेन से जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिक जूस को निकालती है. फिर जब भोजन पेट में आ जाता है तब दूसरा फेज जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज. जब फैलाव होता है स्टमक का तो मैसेज जाता है और गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है स्टमक में. फिर जब ये भोजन इंटेस्टाइन में चला जाता है तब भोजन के इंटेस्टाइन में जाने से एंटीरोगैस्ट्रॉन नामक हार्मोन निकलता है. ये हार्मोन 2 काम करता है मुख्य. पहला तो स्टमक की मूवमेंट को कम कर देता है क्योंकि अब उसमें भोजन नहीं है तो उसे काम करने की आवश्यकता नहीं है. दूसरा है कि वो वहाँ पर जो ब्लड की गैस्ट्रिक जूस के निकलने की एक्टिविटी क्रिया है उसको भी कम कर देता है. इसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल फेज. इसके बाद हम देखेंगे पैनक्रियाटिक सेक्रीशन. अब पैनक्रियाटिक सेक्रीशन स्टिमुलेट कैसे होता है वो देखेंगे. नंबर 1 सेक्रीटिन. ये हार्मोन पैनक्रियाटिक जूस का वाटरी या फ्लूइड पार्ट जो बाइकार्बोनेट में अधिक होता है किंतु एंजाइम्स की मात्रा कम होती है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है. दूसरा है पैनक्रियोजाइमिन. ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम कंटेंट को जिसमें बाइकार्बोनेट्स कम होते हैं उसको निकालने में स्टिमुलेशन पैदा करता है. फिर एक हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन, इसको CCK-PZ भी कहते हैं. ये सिंगल हार्मोन क्या करता है, ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में होता है और ये इन दोनों की एक्टिविटीज़ को चेक करता है, कंट्रोल करता है. अब हम देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस क्या है. कंपोजिशन: वाटर 98%, इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, कैल्शियम, जिंक, हाइड्रोजन फॉस्फेट, सल्फेट. ये नॉन विस्कस है और एक एल्कलाइन फ्लूइड है जिसका pH 7.5 से 8 तक रहता है. पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं. लगभग 9 मुख्य एंजाइम्स हैं: ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज एक्सेट्रा. इसमें सबसे पहले जो काइम आता है स्टमक से वो एसिडिक प्रकृति का होता है. उसको कन्वर्ट करके सबसे पहले एल्कलाइन बनाया जाता है क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम एल्कलाइन मीडियम में ही कार्य करते हैं. सबसे पहले एंजाइम देखेंगे. नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन. ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इंटेस्टाइनल जूस का एंटीरोपेप्टाइडेस इसके साथ मिलकर इसको ट्रिप्सिन बनाता है. ये ट्रिप्सिन फिर ट्रिप्सिनोजन के साथ मिलकर फिर और अधिक ट्रिप्सिन बनाता है ऑटोकैटालिसिस की क्रिया द्वारा. ये ट्रिप्सिन प्रोटीन से कंबाइन होकर फिर प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है प्रोटीन को. फिर देखेंगे काइमोट्रिप्सिनोजन. काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के साथ मिलकर ये काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है. ये थक्का जैसे होता है ना दही जमने वाला, ये केसीन ऑफ मिल्क पे कार्य करता है
और उसको दही के रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये भी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक। फिर लाइपेस, ये जो पहले से इमल्सिफाइड फैट है उसके साथ मिलकर फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। फिर एमाइलेस, ये स्टार्च या ग्लाइकोजन के साथ मिलकर उस समय में क्लोराइड और फॉस्फेट आयंस होना आवश्यक है और ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। फिर देखेंगे कि माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को पानी की उपस्थिति में, जिसमें pH 7 पर यह क्रिया करता है और उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। फिर लैक्टेज, दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज के साथ मिलकर pH 6 पे काम करता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डीएनए और आरएनए पे काम करते हैं। अब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइनल जूस एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं म्यूकोसा की विलाय में, वहाँ से निकलते हैं ये इंटेस्टाइनल जूस, और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन को कंप्लीट करता है ये। और इसके अंदर एक हार्मोन एंटीरोक्राइनिन, जब भोजन उसमें आता है इंटेस्टाइन में, तब ये हार्मोन निकलता है एंटीरोक्राइनिन, जो इंटेस्टाइनल जूस को निकालता है। कंपोजिशन क्या है इंटेस्टाइनल जूस का? वाटर, मिनरल सॉल्ट्स जैसे क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके भी कुछ मुख्य एंजाइम्स हैं, लगभग 9 प्रकार के। नंबर 1 एंटीरोकाइनेस, जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन पे कार्य करके ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। नंबर 2 इरिप्सिन, ये ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स पर कार्य करता है और एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। फिर लाइपेस, ये लिपिड पे काम करता है। इन्वर्टेस, सुक्रोज शुगर पे काम करके ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज, ये जैसे ग्रेप्स जो होती हैं उनमें किशमिश या ये जो होते हैं, इनमें जो माल्टोज शुगर होती है उस पे काम करता है और उन्हें ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज, दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज पर। फॉस्फोलाइपेस, फॉस्फेटेस, न्यूक्लियोसाइडेसेस, ये न्यूक्लिक एसिड्स पर। इस प्रकार इंटेस्टाइनल जूस के अंदर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं जो आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएं। अब एब्जॉर्प्शन देखते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन फ्रॉम माउथ, केवल कुछ ड्रग्स हैं जैसे आइसोप्रेनिलीन, यही इसमें एब्जॉर्ब होती है, बाकी ज़्यादा, क्योंकि भोजन ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रहता है इसलिए माउथ में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक, स्टमक में भी लिमिटेड डिग्री तक एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, वाटर, अल्कोहल, और ये वीनस सर्कुलेशन में जाके ब्लड में चले जाते हैं। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, करीब 90% एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। माइक्रोविलाय, जो उसकी सरफेस एरिया में पाए जाते हैं, वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। अब इसमें 2 तरीके हैं, 2 पाथवेज हैं। नंबर 1 एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ब्लड के थ्रू वो लिवर में जाता है। दूसरा लिम्फेटिक वेसल सिस्टम में क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम और थोरेसिक डक्ट के द्वारा वो ब्लड में जाएगा और उसके बाद फिर लिवर में जाएगा। देखेंगे अब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो इंटेस्टाइन में से कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं मोनोसैकेराइड्स हेक्सोस के फॉर्म में, और ब्लड के थ्रू वो हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लिवर में चले जाते हैं।
अब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, ये दो मैकेनिज्म है इसके, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा सिंपल डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि इसमें एक कैरियर मॉलिक्यूल, इंटेस्टाइन की जो ब्रश बॉर्डर है उसमें एक कैरियर मॉलिक्यूल जिसके अंदर सोडियम भी पाया जाता है वो काम करता है, उसके साथ ग्लूकोज कंबाइन होता है और इस काम में एनर्जी की आवश्यकता होती है जो उसे एटीपी के रूप में मिलती है। दूसरा है सिंपल डिफ्यूजन, उसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और इसके एग्जाम्पल है जैसे फ्रक्टोज। फिर नेक्स्ट देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक्टिवली इंटेस्टाइन में ब्लड के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, और दूसरा जैसे ऊपर ग्लूकोज में देखा था कैरियर मॉलिक्यूल, उसके द्वारा ये ब्लड के द्वारा बॉडी में पहुंचता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और कुछ पार्ट मोनो एसिल ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रोडक्ट्स फैट डाइजेशन में, म्यूकोसल सेल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। अब इनके दो तरीके हैं। नंबर 1, कुछ मोनो एसिल ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के रूप में परिवर्तित होते हैं, कंबाइन होते हैं और छोटे छोटे झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो फैट पानी में घुलनशील नहीं है, किंतु इनका बहुत छोटा पार्टिकल, बिल्कुल छोटा पार्टिकल, वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स बनाते हैं 3 to 10 मिलीमीटर्स डायमीटर के, जिनको माइसेल्स बोलते हैं। ये उसी प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे अपन पानी में झाग बनाते हैं, साबुन को जब काम में लेते हैं तो जो झाग दिखता है, तो छोटे छोटे से फैट के पार्टिकल्स होते हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन के तरीके से इंटेस्टाइन की कैविटी में आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका है बाइल सॉल्ट्स की मदद से। बाइल सॉल्ट्स की मदद से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जब जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये जो टुकड़े हैं इनके अंदर ये फिर लिम्फ वेसल्स में जाते हैं। वहाँ पर ये स्मॉल लिपिड 0.5 माइक्रोमीटर जितने साइज के होते हैं, इनको काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। ये काइलोमाइक्रॉन्स में 90% ट्राइग्लिसराइड होता है, थोड़ा सा अमाउंट फॉस्फोलिपिड का, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड और प्रोटीन का। ये लैक्टियल्स के द्वारा अब सिस्टर्ना काइली के अंदर जाते हैं, वहाँ से लिम्फ में और लिम्फ से ये वेन्स में चले जाते हैं। वेन्स डायरेक्टली ब्लड है, वहाँ से लिवर में जाते हैं और लिवर में ह्यूमन फैट बनाते हैं। जो हम लोगों में फैट, बॉडी फैट जो होता है उसको ह्यूमन फैट बोलते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये डिफ्यूजन की मदद से इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड में चले जाते हैं। विटामिन B12 एक स्पेशल फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर, उससे मिलकर इंटेस्टाइन में जाता है और इंट्रिंसिक फैक्टर वहाँ पे वापस रिलीज हो जाता है और जो विटामिन B12 है ये ब्लड में चला जाता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। फिर फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K, ये जो हमने देखा था अभी ऊपर माइसेल्स, इन माइसेल्स के अंदर साथ में मिलकर डिफ्यूजन द्वारा हमारे ब्लड में पहुंचाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स एल्कलाइन मेटल्स के होते हैं और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ये सॉल्ट्स जो जैसे हैलॉइड प्रकृति के होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे सल्फेट्स और कार्बोनेट्स आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, किंतु मैग्नीशियम और सल्फेट आयंस
आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते। इसी प्रकार हम देखते हैं ना, जैसे नमक अगर NaCl के रूप में खाते हैं तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, किंतु जो मैग्नीशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट, ये नमक आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इस प्रकार हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक